नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। लोकसभा चुनाव परिणाम में जनता ने चौंकाने वाला जनादेश देते हुए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया, विखंडित जनादेश दिया। हालांकि एनडीए गठबंधन को जनता ने इस बार बहुमत देकर एक बार फिर से सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है। तमाम प्रयासों, तमाम राजनीतिक सरगर्मियों, तमाम हाई लेवल की बैठकों के बीच कल एनडीए की भी बैठक हुई, जिसमें एनडीए की सरकार को लेकर तमाम तरह की जो समीक्षा थी, तमाम तरह की रणनीतियां थी, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब एनडीए गठबंधन की सरकार का बनना लगभग तय हो चुका है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपने बहुमत दल का नेता भी चुन दिया है। ऐसे में अब कल यानी 7 जून को एनडीए सरकार बनने का राष्ट्रपति के समक्ष दावा करेगी, जबकि 8 जून को पीएम मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ होने का कार्यक्रम संभावित नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी जनता ने इस बार तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के आकलनों को गलत ठहराया है और प्रदेश में भाजपा को करीब 11 सीटों का नुकसान हुआ है और कांग्रेस ने यहां पे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर 11 सीटें जीतने में कांग्रेस सफल रही है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब जो तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है, उस तीसरे कार्यकाल में राजस्थान से बीजेपी के 14 सांसद चुनकर संसद में जा रहे हैं। उनमें से किनको अपनी मंत्री परिषद का वो हिस्सा बनाएंगे। और दूसरा, हम चर्चा करेंगे सबसे रोमांचक और कांटे के मुकाबले वाली सीट रही जयपुर ग्रामीण की, कि आखिरकार जो कांग्रेसी या राजनीतिक विश्लेषक ये कहा करते थे कि राजस्थान से अगर इस बार कांग्रेस की खाता खुलेगा तो वह पहली सीट जयपुर ग्रामीण होगी, लेकिन उस जयपुर ग्रामीण सीट से ही करीबी अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गए। आखिरकार उसकी रणनीतियां फैल रही या वजह कुछ और थी। इन दोनों मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहे। और अगर हमारे विश्लेषण आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आता हूं मुद्दे पर कि जैसे एनडीए ने पीएम मोदी को ही कंटिन्यू रखते हुए अपने दल के बहुमत नेता के रूप में चुना है, वैसे ही अब चर्चाएं चलने लग गई कि राजस्थान से इस बार कौन कौन मंत्री बनेगा। तो राजस्थान की अगर हम बात करें, हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार मंत्री भी कम बनेंगे राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान से भाजपा को हिंदी पट्टी राज्यों की बात करें तो एक बड़ा नुकसान यहां पर उत्तर प्रदेश के बाद देखने को नजर आया है, जहां 11 सीटों का भाजपा को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। ऐसे में जो पहला नाम आता है मंत्री परिषद के लिए, वह पहला नाम आता है अर्जुन लाल मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद राम मेघवाल को करीब 55,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव में हराए हैं और जीत की हैट्रिक मारी। अभी निवर्तमान मोदी सरकार में भी अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री थे और इससे पहले भी वित्त राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी वह रह चुके हैं और दलित चेहरे के रूप में उनकी गिनती की जाती है। तो ऐसे में दलितों को साधने के लिए दलित चेहरे के रूप में अर्जुन राम मेघवाल रिपीट हो सकते हैं और मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री बनने की लिस्ट में राजस्थान से जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो आता है अलवर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के क्षेत्र अलवर से चुनाव जीतने वाले बीजेपी के भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने पहली बार इस बार लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस के ललित यादव को करीब 48,000 वोटों के अंतर से हराया है। यादव शाह और मोदी दोनों के करीबी हैं और यादव चेहरे के रूप में
पूरे देश में उनको जाना जाता है। तो यहाँ जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के हिसाब से भी भूपेंद्र यादव रिपीट हो सकते हैं। अभी निवर्तमान सरकार में भी भूपेंद्र यादव ताकतवर मंत्रालय के ताकतवर मंत्री थे। तीसरा नाम आता है जोधपुर से। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से तीसरी बार जीत की हैट्रिक मारने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बार जोधपुर से कांग्रेस के करण सिंह कुचियारडा को 1,14,750 वोटों के बड़े मार्जिन से हरा के जीत की हैट्रिक मारी है और इन 14 में से एक सीट अपने भी भाजपा की झोली में डालने का काम किया है। 2019 के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लड़के वैभव गहलोत को भी करीब 2-2.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से चुनाव में हराया। तो ऐसे में राजपूत चेहरे के रूप पे तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एज ए काबीना मंत्री या फिर राज्य मंत्री के रूप में उन्हें शामिल किया जा सकता है। और वैसे भी हम बात करें उत्तर प्रदेश की या फिर हिंदी पट्टी राज्यों में राजस्थान की ही बात करें शेखावाटी क्षेत्र की, तो यहाँ चर्चा थी कि जो राजपूत वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। तो ऐसे में बीजेपी अपने परंपरागत वोट बैंक राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री के रूप में शामिल किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम मंत्री पद की दौड़ से कटता है तो ऐसे में 2 अन्य राजपूत सांसद जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह और राजसमंद से महिमा सिंह मेवाड़ को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। हालांकि आखिर क्या होगा, शाह मोदी की रणनीति क्या है, वो हमेशा चौंकाने वाले फैसले कर जनता को चौंका देते हैं, जिनकी भनक न जनता को लगती है और न ही मीडिया को लगती है। लेकिन इन सबके इतर जो बड़ा नाम है वो बड़ा नाम आता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का, जो अभी मोदी सरकार में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आखिर कोटा से उन्होंने भी जीत की हैट्रिक मारी है और भाजपा के एक जमाने में बड़े नेता रहे, हाल ही में कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल को उन्होंने चुनाव हराया है, हालांकि टक्कर कांटे की थी। तो ऐसे में राजस्थान के एक दिग्गज नेता और वैश्य समुदाय से आने वाले ओम बिरला पर क्या कुछ इस सरकार ने जो अब बनने वाली है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार, क्या कुछ पद इनको मिल सकता है? क्योंकि लोकसभा स्पीकर जैसे संवैधानिक पद पर रहने के तुरंत बाद मंत्री बनाना लगभग इसकी संभावनाएं कम है। और अगर मंत्री बनाते भी हैं तो उसके कैडर के हिसाब से, उसके कद के हिसाब से बड़ा ताकतवर मंत्रालय उन्हें देना पड़ेगा, जो इस बार संभावनाएं जिसकी कम नजर आ रही हैं। क्योंकि एनडीए के अन्य सहयोगी दलों ने ताकतवर मंत्रालयों पर अपना दावा ठोका है, तभी जाके उन्होंने एनडीए में बरकरार रहने की बात कही है। अगर स्पीकर के पद की बात करें तो टीडीपी ने स्पीकर का पद मांगा है। ऐसे में ओम बिरला का अगली सरकार में क्या योगदान होगा, यह सोचने का विषय है। हालांकि अभी सरकार का स्वरूप एनडीए कुछ हद तक तय कर चुका है और कुछ हद तक तय होना, उनके कार्यक्रम तय होना, ये सब बाकी है। ये जब मंत्री परिषद का गठन होगा और उनका शपथ समारोह होगा तो ही ये चीजें सामने निकल कर आएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे आज के जयपुर ग्रामीण। वह सीट
जहां से भाजपा के प्रत्याशी सबसे कम अंतर से जीतकर आए हैं। प्रदेश में सबसे छोटी जीत जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण सीट सुबह से ही मतगणना के दौरान शाम तक रोमांचक और कांटे का मुकाबला यहां पे नजर आ रहा था। हालांकि अंतिम परिणाम में बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह यहां से विजय रहे। हम बात करें कि जो कांग्रेस जयपुर ग्रामीण में अपने आप को सबसे ताकतवर मानती थी, उसी जयपुर ग्रामीण में वे करीबी मामले से कैसे हार गई। जहां अनिल चोपड़ा के समर्थक यह दावा कर रहे थे कि अनिल चोपड़ा तो लाखों वोटों से जयपुर ग्रामीण का चुनाव जीतेंगे, वो अनिल चोपड़ा चुनाव कैसे हार गए, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। पहला कारण जयपुर ग्रामीण की हार का हो सकता है पायलट फैक्टर। हालांकि अगर अनिल चोपड़ा चुनाव जीतते तो उसमें भी पायलट फैक्टर ही होता, और अब हारे हैं तो आलोचक ये कह रहे हैं कि हार में भी पायलट फैक्टर ही है, क्योंकि अनिल चोपड़ा सार्वजनिक मंचों से और बड़ी सभाओं में भी यह कहते रहे कि मैं सचिन पायलट का कैंडिडेट हूं, मेरे नेता सचिन पायलट हैं। जब एक राष्ट्रीय पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया तो वह कांग्रेस के प्रत्याशी होते होते किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रत्याशी होकर रह जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। हो सकता है इससे जो माली वोट बैंक था, जो गहलोत की फैन फॉलोइंग थी, विशेषतः शहरी क्षेत्रों में, वह कांग्रेस से छिटक गई और उन्होंने इस बार साइलेंट वोट रखा अपना और बीजेपी के पास उन्होंने अपना वोट डाल दिया। दूसरा, अगर हम बात करें जातीय समीकरणों की, तो जयपुर ग्रामीण में जातीय समीकरण कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के फेवर में थे, क्योंकि जिस समुदाय से वो आते हैं, जाट समुदाय हो या जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, एससी एसटी या माइनॉरिटी, इनकी भी अच्छी संख्या जयपुर ग्रामीण में है। लेकिन दूसरी ओर राजपूत समुदाय जिससे भाजपा प्रत्याशी आते थे, उनकी और यादव कम्युनिटी की भी अच्छी यहाँ पे तादाद है। तो कांग्रेस को ये लगता था कि यादव कम्युनिटी एक तरफा हमारे पक्ष में आएगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यादव कम्युनिटी कांग्रेस की तुलना में बीजेपी की तरफ ज्यादा जाती हुई नजर आती है। अगर हार के तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, तो हार का तीसरा जो फैक्टर है वह है राजेंद्र सिंह यादव। हालांकि इनके खुद के क्षेत्र कोटपुतली से अनिल चोपड़ा ने बढ़त बनाई है, लेकिन एक राजस्थान के बड़े यादव चेहरे के रूप में राजेंद्र सिंह यादव की गिनती होती थी। राजेंद्र सिंह यादव इस बार भाजपा के पास थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ वोट डालने में कामयाब रहा। इसके अलावा चुनावों से पहले जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चल रही थी, तमाम तरह के पोल्स फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहे थे, उनमें अनिल चोपड़ा काफी बढ़त बनाए हुए थे। तो क्या कांग्रेसी सिर्फ सोशल मीडिया पर बढ़त बनाने में ही लगे रहे, बूथ तक वोट नहीं वो डाल पाए? क्या वो अपनी जीत सिर्फ सोशल मीडिया पर ही तय करते रहे, बूथ पर जाकर वोट वो नहीं डाल पाए और ना ही कार्यकर्ताओं ने ज्यादा उत्साह लिया? या तो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस थी, अतो उत्साहित थी कि हम यह सीट जीत रहे हैं, या फिर वह शुरू से ही लो कॉन्फिडेंस में यह चुनाव लड़ रही थी और निरुत्साहित थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा और राम मंदिर की लहर मोदी फैक्टर भी था। तो कहीं ना कहीं निरुत्साह या फिर अति उत्साह, दोनों के फेर में यह जयपुर ग्रामीण की सीट फंसती हुई नजर आती है। अगले कारण की अगर हम बात करें,
तो जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, लेकिन इन लोकसभा चुनाव में विशेषतः जयपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वोट प्रतिशत कम रही है। तो क्या वोट प्रतिशत कम रहना जो लोग कह रहे थे कि यह कांग्रेस को फायदा देगा, अन्य जगह दिया भी है, लेकिन जयपुर ग्रामीण में यह इसने कांग्रेस का नुकसान कर दिया। अगर हम बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं की, तो 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई, जबकि विराटनगर में करीब 3,000 वोटों की बढ़त भाजपा प्रत्याशी ने बनाई। और एक क्षेत्र आता है झोटवाड़ा, जहां से बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह ने करीब 80,000 से अधिक वोटों की बढ़त बनाई। तो क्या झोटवाड़ा में कांग्रेस कमजोर थी? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि झोटवाड़ा में कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे, पूर्व में केंद्रीय और राज्य सरकार में, गहलोत सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे और पूर्व सांसद रहे जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया, वो भी इस बार भाजपा में थे और झोटवाड़ा से बीजेपी के दिग्गज और राज्य सरकार में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का प्रबंधन भी था, मैनेजमेंट भी था कि वो इतनी बड़ी लीड बीजेपी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र से दिला पाए, जिससे 6 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ने के बाद भी परिणाम में बीजेपी चुनाव जीत गई। एक कारण यह भी था कि जो राजपूत नाराजगी उत्तर प्रदेश और शेखावाटी में भाजपा को झेलनी पड़ी, भाजपा की कमजोरी रही, वह राजपूत समुदाय ही यहाँ जयपुर ग्रामीण में भाजपा की ताकत बना है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया था जो उसी राजपूत समुदाय से आते हैं। यहाँ जाट वर्सेज राजपूत अदावत चल रही थी पूरे राजस्थान में और जयपुर ग्रामीण में भी चल रही थी। तो यहाँ यह राजपूतों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था और राजपूतों ने कांग्रेस की तुलना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अच्छी मेहनत की, अच्छा मैनेजमेंट था कि वह चुनाव निकाल पाएंगे। एक कारण हो सकता है चुनाव मैनेजमेंट का। बीजेपी के पास चेहरा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए। उसके बाद बीजेपी के पास संगठनात्मक रणनीतिकार भी थे, अच्छा संगठन था, कार्यकर्ता थे। ये सारी चीजें कांग्रेस के पास भी थी, लेकिन कांग्रेस का सचिन पायलट को छोड़कर कोई बड़ा नेता जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सभा करने नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर सभा करने के लिए नहीं आए। तो क्या इससे भी फर्क पड़ा है? राव राजेंद्र सिंह अनुभवी नेता हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो वहीं अनिल चोपड़ा युवा थे, तो कहीं ना कहीं चुनावी कौशल और चुनाव प्रबंधन का भी यहाँ पे अंतर रहा। कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी की तुलना में फैल रहा। हालांकि इस सीट पर करीब 2700 से अधिक पोस्टल बैलेट के जो मत थे वो रिजेक्ट हुए। बाद में कांग्रेसियों ने धांधली का आरोप भी लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की धांधली से इनकार कर दिया। परिणाम में बीजेपी यहां से 1600 कुछ वोटों से चुनाव जीत गई। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो गांव में जो लोकल पॉलिटिक्स थी कि वो आ गया तो मैं नहीं आऊंगा, मैं आ गया तो उसको नहीं आना है, वह लोकल पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं इन चुनाव में हावी रही और अनिल चोपड़ा करीबी अंतर से यह चुनाव हार गए। इसके अलावा भी और जो वजह आपको नजर आती है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें और इसी प्रकार के विश्लेषणों को देखते रहने के लिए आप बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। धन्यवाद।
श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।